हेलो, मैं शाहनवाज आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूं चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। और इस पार्ट 15 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। द फर्स्ट वन इज़ यूनिट वेक्टर एंड सेकंड वन इज़ रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन अ प्लेन। यस, यूनिट वेक्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन अ प्लेन। अगर किसी प्लेन में कोई वेक्टर है तो उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, उसका रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा। तो आज इन चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर से। तो देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट हो। यूनिट से मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो। ऑब्वियसली हमने इसके पहले पढ़ा है कि जब भी हम किसी वेक्टर की बात करेंगे तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक वेक्टर जो है वो डेफिनेटली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिफाइन करता है। पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। ठीक है। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर मिलकर एक वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर वेक्टर के लिए अगर मैं यूनिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्शन तो कभी यूनिट नहीं हो सकती। ऑब्वियसली उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होगा। ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, ऑब्वियसली वो वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। सो अब किसी अगर वेक्टर की मैं बात करूँ, सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए। ठीक है। उस वेक्टर की बात अगर मैं कर रहा हूँ और उस वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस इज़ अ वेक्टर ए, तो इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा। ऑब्वियसली इस वेक्टर की जो भी वैल्यू है, जो भी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, अगर मैं उससे इसको डिवाइड कर दूँ, इस वेक्टर की इस मैग्नीट्यूड वैल्यू से मैं इसको क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो डेफिनेटली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, यूनिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो गया तो अब क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन बचेगी। इसकी डायरेक्शन बचेगी और वो डायरेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर इस तरह से कैप लगाकर। ठीक है। तो ये नोटेशन हो गया बेसिकली यूनिट वेक्टर का। कि कौन सा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फॉर द वेक्टर ए, जिसकी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन थी, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है, यूनिटी। सो अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसा वेक्टर जो अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है। द यूनिट वेक्टर हैज़ अ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। चलिए कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल से। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज ए कैप। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक यूनिट वेक्टर जो है उसी अपने खुद के वेक्टर की डायरेक्शन में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरह से। जैसे अगर ए के लिए यूनिट वेक्टर में लिख रहा हूँ तो उसका ए का यूनिट वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा, ए और उसके ऊपर इस तरह से एरो जो छोटा सा आप देख रहे हैं, जिसे हम बेसिकली कैप बोलते हैं। इसे तीन तरह से पढ़ा जा सकता है। इट रीड्स एट ए कैप, आप इसे ए कैप भी पढ़ सकते हैं। और ए कैरेट, आप इसे ए कैरेट भी पढ़ सकते हैं। और ए हेड, आप इसे ए हेड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सिंबल है, ये जो नोटेशन है, इसे आप ए कैप, ए कैरेट या ए हेड से रीड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर बाय डेफिनेशन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज ए कैप, ए कैरेट और ए हेड। तो ए कैप का बेसिकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी वेक्टर को उसकी ही मैग्नीट्यूड वैल्यू से हम डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड वैल्यू को डिफाइन करने के लिए आप इस तरह से मॉड भी बना सकते हैं या फिर सिंपली ए भी लिख सकते हैं। हमने वेक्टर्स को जब स्टार्ट किया था तब ऑलरेडी ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ए को आप, ये वेक्टर ए को आप उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड जब कैंसिल आउट होगा तो फाइनली वन बचेगा, और वो वन जो होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा जो इसके यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेगा। और इसमें बचेगी सिर्फ डायरेक्शन, जिसको हम बेसिकली इस तरह से ए कैप से डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहें इसे, तो देखिए आप इस ए का इस ए कैप में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बचेगा क्या, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप मल्टीप्लाइड बाय ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है, थस द वेक्टर कैन बी रिटन एज, कोई भी वेक्टर जो है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसका यूनिट वेक्टर उसी की डायरेक्शन में। थस अ वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी प्रूफ कर रही है कि जब भी कोई वेक्टर की हम बात करते हैं तो उस वेक्टर बेसिकली दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है या दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू और दूसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है। सो ये था यूनिट वेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली यूनिट वेक्टर जो होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वैल्यू है, उसकी डायरेक्शन नहीं है, तो आप उसके साथ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब वो वेक्ट क्वांटिटी जो है, वो स्केलर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर में तब्दील हो गई, वेक्टर में कन्वर्ट हो चुकी है। सो यूनिट वेक्टर का अपना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस होता है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। यस, वेक्टर का रिजोल्यूशन। अब वेक्टर के रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर पढ़ा, फिर हमने दो वेक्टर्स का एडिशन देखा। दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए हमने दो इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़े। पहला लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा पढ़ा हमने पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इनकी ग्राफिकल मेथड देखी, इनकी एनालिटिकल मेथड देखी। इसके बाद हमने ये देखा कि अगर सपोज दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो फिर हम लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी यूज़ कर सकते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो ये तो बात हुई थी वेक्टर्स को ऐड करने की। तो एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर आप वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, सिंगल वेक्टर कभी कोई दिया हुआ है और कहा कि इस वेक्टर को आप ब्रेक कीजिए, पता लगाइए कि ये वेक्टर जो है वो किन किन कंपोनेंट का रिजल्टेंट है ना। जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, तो उसमें हमने देखा था कि बेसिकली अगर दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो आप इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे। ठीक है, या इस तरह के दो वेक्टर थे जो एक ही ओरिजिन से निकल रहे थे, तो बेसिकली आप क्या करते थे, इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पर आपने दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिखा। ठीक है, ये और ये रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन थे, ऑब्वियसली ये दो वेक्टर का कॉम्पोजिशन थे। अब सपोज आपको किसी प्लेन में सिंगल एक वेक्टर दिया हुआ है और कहा कि बताइए ये वेक्टर जो है वो किन किन वेक्टर से मिलकर बना है, या फिर ये किन दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो अब आपको इसके कंपोनेंट पता लगाने हैं। आपको एक्चुअल में ये पता लगाना है कि ये किन किन वेक्टर से बना है या किन वेक्टर के रिजल्टेंट को शो कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस वक्त आप क्या करेंगे, अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, इस वेक्टर को तोड़ेंगे। तो इस वेक्टर को तोड़ने की जो प्रोसेस है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करने की जो प्रोसेस है, जब ताकि हम ये पता लगा सकें कि ये वेक्टर एक्चुअल में किन रिजल्टेंट वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ये प्रोसेस कहलाती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट वेक्टर्स, है ना। अब जो आप जब इसको रिजॉल्व करेंगे और इसका आपको जो इसके वेक्टर्स मिलेंगे, ऑब्वियसली वो कहलाएंगे इसके कंपोनेंट वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट वेक्टर्स इज जस्ट द कन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, है ना। ये जो क्या कहलाएगा, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि एडिशन क्या था, दो वेक्टर्स को जोड़ना था, है ना, और रिजल्टेंट निकालना था। और रिजोल्यूशन क्या हो गया, रिजोल्यूशन जो है वो बेसिकली एक वेक्टर को तोड़ना है और उसके कंपोनेंट वेक्टर पता करना है। तो इसलिए रिजोल्यूशन और एडिशन दोनों एक दूसरे के क्या है, कन्वर्स हैं। या फिर एडिशन को अगर हम कंपोजिशन कहें तो कंपोजिशन और रिजोल्यूशन क्या है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, कन्वर्स हैं। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर इज नोन एज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस, ताकि हम एक वेक्टर को एक, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में अगर ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो प्रोसेस है कहलाएगी, ये कहलाएगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड द कंपोनेंट वेक्टर। और रिजॉल्व करने के बाद हमें जो कंपोनेंट मिल रहे हैं, जो वेक्टर्स मिल रहे हैं, ऑब्वियसली वो वेक्टर्स कहलाएंगे कंपोनेंट वेक्टर्स। द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन गिव्स द मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अब देखिए कितनी सिंपल सी चीज़ है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सपोज़ ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालिए। तो सपोज़ आपने पता लगाया कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में एक वेक्टर था, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर था, उसका रिजल्टेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपने इस वेक्टर आर के दो कंपोनेंट पता किए, ए और बी। तो यहाँ से एक्चुअल में ये कंपोनेंट ए और बी ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर आर है, इस वेक्टर आर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी है और इस वेक्टर आर का इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी है। ठीक है,
तो ये वेक्टर ए और बी जो है वो एक्चुअल में इस वेक्टर आर का इफेक्ट शो कर रहे हैं इनकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में। वेक्टर ए और बी वेक्टर आर का इफेक्ट शो कर रहे हैं इनकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में, और ये रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस बेसिकली क्या कहलाएगी, इसकी कंपोनेंट वेक्टर्स। So the component of the vector in a given direction gives the measure of the effect of the vector in that direction. तो चलिए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं हम लोग। सो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इन टू कंपोनेंट्स। अब एक्चुअली ऐसा कहा कि रिजोल्यूशन का मतलब वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में ब्रेक करना है, बट फिलहाल यहाँ पर हम समझने के लिए सिर्फ दो कंपोनेंट कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर कि कोई वेक्टर आर है, आप इस तरह से देख सकते हैं ये वेक्टर आर किसी प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। और हमने इसे दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, सपोज ये वेक्टर बी और वेक्टर ए। So consider that the vector r has to be resolved into the two component vectors so that one component vector is along the direction of vector a, ठीक है। हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है इस वेक्टर r को, पहला वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b। इसमें से पहला वेक्टर जो है वो सपोज ये जो वेक्टर ए और बी हैं ये बेसिकली इस वेक्टर आर के कंपोनेंट वेक्टर हैं। आपने वेक्टर आर को जब ब्रेक किया तो लेट अस कंसीडर कि आपको दो वेक्टर मिले, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ये, और वेक्टर बी की डायरेक्शन भी आप समझ सकते हैं, दिस इज़ वेक्टर बी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सपोज इसको डिफाइन करने के लिए लेट अस कंसीडर कि ये वेक्टर आर है। इस वेक्टर आर के साथ में इस वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से इस वेक्टर आर के साथ में वेक्टर आर को ड्रॉ किया, देन इस वेक्टर आर के साथ में इस वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया, इस तरह से आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसके पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है। लेट अस कंसीडर कि इसका मैग्नीट्यूड जो है थोड़ा ज़्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय एम। कोई स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एम, जो ये डिफाइन कर रहा है कि ये वेक्टर जो है वो इस कंपोनेंट वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल है। मैग्नीट्यूड में भी डिफर कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है या फिर उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और और क्या किया, इस वेक्टर आर के सेकंड पॉइंट से क्या किया हमने, सपोज इस वेक्टर बी के पैरेलल भी क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया इस तरह से। और ये वेक्टर बी के पैरेलल जो वेक्टर ड्रॉ किया है, ऑब्वियसली इसका भी जो मैग्नीट्यूड हमने लिखा है एन इंटू बी, इसे भी एन बी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मे बी पॉसिबल इसका मैग्नीट्यूड बी का इस जो पैरेलल हमने वेक्टर ड्रॉ किया इससे डिफर कर सकता है, बट इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो हमने इसे एन बी से डिफाइन कर दिया। सो फ्रॉम द पॉइंट ओ ड्रॉ द वेक्टर ओ आर, आर हमने डिफाइन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट ओ से आपने वेक्टर आर जो है वो ओ आर, वेक्टर ओ आर जो है वो ड्रॉ कर दिया। देन ड्रॉ लाइन थ्रू द पॉइंट ओ एंड पैरेलल टू द वेक्टर ए। इस पॉइंट ओ से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो इस वेक्टर ए के पैरेलल है, आपने ड्रॉ कर दिया। देन एंड द अनदर लाइन थ्रू द पॉइंट आर एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी। इस आर से एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की जो इस वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आप क्या देखेंगे, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी। आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बन चुका है, तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता था, देखिए पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, तीसरा वेक्टर होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ में बाय द लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर ओ पी एंड प्लस वेक्टर पी आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ आर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ओ आर इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस वेक्टर पी आर। सिंस द वेक्टर ओ पी इज पैरेलल टू द वेक्टर ए, है ना, तो हम यहाँ पर ओ पी जो है वो ए के पैरेलल है, पी आर जो है वो बी के पैरेलल है, आप देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, ओ पी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ओ पी की जो वैल्यू है कितनी है, ओ पी इज़ बेसिकली डिफाइंड बाय द एम इंटू ए, और पी आर इज़ डिफाइंड बाय द एन इंटू बी। तो हम देख सकते हैं ओ पी जो है वो ओ पी इज़ इक्वल्स टू एम इंटू ए, पी आर इज़ इक्वल्स टू द एन इंटू बी। सो ओ आर तो बेसिकली इक्वल टू आर है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एन बी। हम फाइनली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर
इक्वेशन क्या डिस्क्राइब कर रही है? रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर आर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर एम ए एंड एन बी। यहाँ पर ये डिफाइन हो रहा है कि वेक्टर आर जो है, इस वेक्टर आर को जब आप रिजॉल्व करोगे, इसको तोड़ोगे, तो एक्चुअल में ये पता चलेगा कि ये दो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है एम ए और एन बी। अगर हम एम ए और एन बी को आपस में एडअप कर दें तो हमें फाइनली वेक्टर आर मिलेगा। सो ये इक्वेशन क्या डिफाइन कर रही है? दिस इक्वेशन इज बेसिकली डिफाइनिंग और डिस्क्राइबिंग द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर इनटू द टू कंपोनेंट्स एम ए एंड एन बी। सो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। यूनिट वेक्टर भी आपको क्लियर हुआ होगा और आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और फिजिकल पैरामीटर्स को डिफाइन करने के लिए जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं और हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी के इफेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन में मेज़र करना चाहते हैं, उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी मदद करता है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो प्लीज़ इसको 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। और अगर आपको कोई और इश्यूज़ है, कोई और क्यूरीज हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट टू मी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स अगेन।